बच्चों का भला कर सकती है। तो इन संस्थाओं में दिल खोल के दान दीजिए, इनका सहयोग करिए और इनसे फिर अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। ये जो कवि महाराज हैं, इन्होंने वो एक उनका साधु का जिक्र किया जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी झोंपड़े के साथ जला दिया था, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो साधु मेरे जिले के थे। और अब तक वहां भी उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जिस दिन गए तब मैंने तय किया, वहां के लड़का था एक आया हुआ इनके साथ, मैं कहा हर साल उनका जन्मदिन मनाओ, मैं आऊंगा उसमें, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। दूसरा, मैं जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। इस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनके इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कतें छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और पहले दिन जब मैं किसानों के पक्ष में बोला तो एक तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा वहां डीडवाना में कि साहब आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपको बोलना पड़ा। मैं कहा मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि 600 लोग, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में, 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और इसमें मैं काफी आहत था, गुस्से में था। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सतपाल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा।
जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। कारगिल होता है तो इन्हीं किसानों के 20-20 साल के लड़कों को उस पर चढ़ा देते हो पहाड़ी पे। कारगिल में मैं ये मानता हूं कि सरकार की असफलता थी कि कारगिल में वो लोग घुसे, और उसका दाम हिंदुस्तान के किसानों के बच्चों ने चुकाया। 20 साल के बच्चे, दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि दुश्मन ऊपर बैठा और आप नीचे से रेंगते हुए जा रहे हैं, गोली खा के चिड़िया की तरह मर रहे हैं। तो ये जो है, ये अन्याय हमारे ही साथ होता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी दिन लोग रिएक्ट कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा दिन आए जब ये किसान लोग रिएक्ट कर। अभी तो किसानों ने एक कंकड़ भी नहीं मारी है किसी की। वो जो कहते हैं कि जी लाल किले वाली घटना, उसका किसान आंदोलन से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं उसे भी जस्टिफाई करता। किसान लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को है तो आप जानते होंगे कि आपके तो गीतों में, बातों में, किस्सों में लाल किला ले लिया, लाल किला लेंगे, ये क्या काम है? भरतपुर माने लाल किला। इसी तरह सिखों के जिनके कई गुरु लाल किले के दरवाजे के बाहर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी हो, तो उसकी औलाद को लाल किले पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं। और आप जितना भी लोकगीत है, कहानी है, किस्से हैं, उसमें सिखों और जाटों का एक ही रहता है, लाल किले पे जाना। जब चौधरी साहब की पार्टी हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी और देवीलाल जी के पास में और बाबू जी गए और हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, काहे की पार्टी है तुम्हारी, मैं नहीं ज्वाइन करता। मैंने एक मीटिंग चौधरी साहब की कराई बड़ी भिवानी में, 1 लाख आदमी था, और मैंने उसमें कहा कि अगर आप साथ दे दोगे तो 6 महीने में चौधरी चरण सिंह को लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप मेरा यकीन करें, पूरी भीड़ स्टेज पे के पास आ गई जय जयकार करती हुई, और मुझे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा में ये मीटिंगें करके ये बात बोल दो, इसी पे खड़े हो जाएंगे। आप हैरत करोगे कि हरियाणा में लोक दल इसी बात पे खड़ा हो गया कि लाल किले पे चरण सिंह को चढ़ा। हमारा तो वो सपना रहा शुरू से और हमारे इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रहा। इसी तरह सिखों के इतिहास का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें। कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था। एक तरफ एक खंबा था, उस पर टांग दिया था और तुमने ऐसा बना दिया कि जिससे बड़ा खतरनाक काम हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। ये सब मत करो, सीधे सीधे बैठोगे, तुम्हारी ये मांगे, ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते। ये जो मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो अब मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लें, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं,
सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते एक दाम होता है, काटने चलते दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे, उसको ये देना नहीं चाहते। उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे। इसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए, और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए बाजार में। एक अडानी का तो 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ। तो आप ये बताओ उसको क्या फायदा होगा अगर एमएसपी हट गई। पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सरकार और नो सरकार एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनेगी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता, गम में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है? जीत करके बैठ गए आप। आप बैठाओ, सामने बात करो, आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके किसान हैं, इतने बुरे हाल में रहते हैं, इतने बुरे हाल में खेती करते हैं, उनकी एक छोटी सी बात मान लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाए। मैं बहुत लंबा हो गया और इस सब्जेक्ट पे मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अखबार वाले हैं ये ऐसा कुछ कर देंगे। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन का देश में ये हाल है। मैं मिनिस्टर रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। एक आपके यहाँ के मिनिस्टर थे जो गवर्नर हो गए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जगदीप जी। वो मेरे नीचे डिप्टी मिनिस्टर थे। मैं वीपी सिंह का स्टेट मिनिस्टर था और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। तो मेरे पास एक दिन आए कि अरे मेरा महकमा बदलवा दो। मैं कहा क्यों? कहने लगे मैं जाता हूं तो चौधरी लोग कहते हैं जी क्या महकमा है ये? पार्लियामेंट्री अफेयर्स था वो। मैंने कहा मेरे लोगों की तो समझ में नहीं आता क्या है। तो मैंने कहा जनवरी में गारंटीड बदलवा दूंगा, और सरकारी चली गई नवंबर में। ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है, लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। तो शिक्षा के बजट को पिछले जब से संसद है तब से आज तक गिलोटिन किया गया, कभी उस पर बहस नहीं हुई। और आज तक 6% बजट के टोटल का 6% से ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर है। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं, और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में है। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है।
तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता है, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे हो, हम तो 6% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो यहाँ क्या 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक उसके क्या बोलते हैं, एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने नहीं, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहां जहां दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है, वहां जाकर उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेवी है, लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपनी पूरी दौलत का करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं, लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। ये करेगा, लेकिन 1 पैसा सिपाहियों को या हमारे इनको शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो, तो सड़े हुए आलू की बोरी है, ये तो खाना है। इनका सम्मान ही मत करो समाज में। समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहां दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर कोई लिए बैठा, हमसे क्या मतलब है। तो कुल मिला के मैं बहुत लंबा बोल गया, इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और ये अखबार वाले अब इसको 1 हफ्ते का मामला बना देंगे, पता नहीं क्या लिखते हैं। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ या बोलने भी चलता हूँ, मेरे सब वेल विशर ये कहते हैं जी थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के, क्या हो जाएगा भाई। मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ, मेरे पास जो है उसे खोने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं। लेकिन मैं अपनी आत्मा, अपना सोच, अपने कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ सकता। चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनके सानिध्य में क्या, मैं तो कहूं उनके चरणों में बैठ के काम किया। एक ही बात कहते थे, उनकी बहुत सारी बातें जो याद रखनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। अपने वर्गों के सवाल पे जो तुम्हारे पास हो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो, लेकिन समझौता मत करो। बहुत सी उनकी कोटेशन एक है, वो कहते हैं कि दिल्ली, एक किसान को एक निगाह अपने खेत पे और एक दिल्ली पर रखनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। तो बहुत बातें थी जिसमें ये खास थी कि अपने वर्गों के हितों पे कभी कोई समझौता मत करो। तो मेरा भी वही एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो हराए जा रहे हैं, उन्हें घुराया जा रहा हो और हम अपना पद लिए बैठे रहे। तो इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं है। टिकैत का लड़का जिस रात रोया है, रोते कई हजार आदमी उसके घेर पे पहुंच गया। और अगले दिन वहां पंचायत थी। मैंने 11 बजे रात को किसी बड़े नेता को जगा के कहा कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आज मत गिरफ्तार करो। वो मेरे से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हाँ, कल की पंचायत में हिंसा हो जाएगी। मैं कहा हिंसा नहीं चाहते हो तुम? उन्होंने कहा तुम सॉर्ट आउट करो इसको। मैं कहा मैं कर दूंगा, मेरी एक शर्त है कि क्या कि इसको आज मत गिरफ्तार करो, कल कर लेना।
आज ये जो रोया है इसका असर चला गया नीचे तक। सबसे पहले जींद जिले के लोग सड़क पे आए, तो ये पता नहीं कहां तक बात जाएगी। तो वो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, 1 मिनट में मान गए। उन्होंने कहा मैं भी सब फोर्सेस को वापस बुलाता हूं, तुम उसको को मेरे से बात कर ले। उसने फौरन फोन किया, बात हो गई। उन्होंने कहा अपने भाई को कहना पंचायत में कोई हिंसा नहीं होगी। उसने कहा कि मेरी गारंटी नहीं होगी, और वो बाहर है, उस दिन से आज तक गिरफ्तार तो नहीं हुए। तो असली बात यह है कि जो ऐसे मौके होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो किसानों के पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा, लेकिन एक आध आदमी के सर में ताकत इतनी घुस गई है कि उसको जमीन नहीं दिखती। लेकिन हमारे गांव में कहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा। किसी ना किसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगी ये बात समझ में। और किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे, उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब होके आएंगे। चूंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ देश की। यहाँ ये प्रचार होता है तो 3 स्टेट का झगड़ा है सिर्फ, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का कुछ नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ टुकड़ा और वेस्टर्न यूपी का कुछ टुकड़ा। वो गलत फहमी में है। जब ये किसानों ने बंद की कॉल दी तो मैं उसके अगले दिन मेघालय गया था, तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ के किसान भी बंद कर रहे थे। आप अंदाज लगाओ, जब मेघालय का किसान भी इनके साथ है तो देश में अकेले कैसे हैं। ग्वालियर से मुझे किसान जो मेरे जानने वाले हैं उनके फोन आए कि हम आ तो सकते नहीं हैं यहाँ, लेकिन आप ये बता देना कि हम इनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं है। और मील साहब, ये पैसे तो आते जाते हैं, इनकी मदद करो और इनके ये अगर नेक काम में लगेंगे तो उसके अच्छे नतीजे होंगे। आपकी औलाद का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। मैं बहुत समय आपका दे दिया जो उचित नहीं था। एजुकेशन के बारे में बहुत चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अब मौका नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन बहुत इग्नोर्ड है देश में, उसमें कोई तवज्जो नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। नोबेल प्राइज की तो छोड़ो, वैसे भी नहीं है, और बढ़िया कॉलेज भी नहीं है अपने यहाँ दुनिया के लेवल पे अगर देखेंगे तो। और दुनिया एजुकेशन को कितनी तवज्जो देती है वो अपने यहाँ सरकार तवज्जो भी नहीं। हमारे यहाँ तो सरकार है नई पार्लियामेंट बनाने पे खर्चा कर रही है। नई पार्लियामेंट के बजाय कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाओ तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं और हम पे एक ही हथियार बचा है, ये आखिरी। क्योंकि ना बंदूक से लड़ सकते हो, ना लाठी से, एजुकेशन से लड़ सकते हो। अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, फिर आपके बच्चे कहीं नहीं पीछे। आरक्षण आपको हो चुका है, इसी आरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, और जब वो डीएम, एसएसपी और अफसर होके बैठेंगे तो आपकी तो जय जयकार हो जाएगी। फिर क्या चाहिए आपको। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, आप ये जो काज करना है, और मेरा एक साथी था, वो आया है कि जी कर्जे में हो गया। मैं क्यों? कहने मेरा बाप मर गया था पिछले महीने, गांव वालों ने बिठा के 40 गांव की चिट्ठी पढ़वा दी। मैं कहा फिर? कहने जी बहुत पैसे खर्च हो गए। मैं क्या, तेरा बाप इससे सूरजमल बन गया क्या? तो बिना मैं कहा सालो ये काम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इन्होंने, दहेज छोड़ दो। राजस्थान की तो महिलाओं से हाथ जोड़ कर कहता हूँ ये सोने का, यहाँ तक के सोने का चलन छोड़ दो। ये सारी चीजें छोड़ के सारा पैसा बच्चे की बढ़िया से बढ़िया तालीम करने में लगा।
इसे बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब वो पढ़ के वहाँ से निकलेगा तो वो इतना ताकतवर होगा कि जिनसे आप डरते दबते थे वो उससे डरने दबेंगे, वो उसे सलाम करेंगे। तो मैं बहुत कई बार कह भी लिया ये मैंने कि मैं बहुत लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि सब भूखे बैठे हैं दोपहर का खाने से और मैं अपनी ओर से काम को लगा दिया हूँ। तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ, फिर कभी आऊँगा और मैं आता रहूँगा आपके संस्थान में। और फिर आऊँगा, ठीक है। और अगली बार शायद मैं गवर्नर ना रहूँ और फिर के दे दूँगा। आप सभी लोग व्यवस्थित रूप से विराजे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के साथ में महामहिम का धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रगान होगा। आप लोग व्यवस्थित रूप से विराजे। 4-5 हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली बच्चियां हैं, वो पीछे खड़ी हो जाए, फोटो हो जाएगा जो तिलक कर रहे थे।